स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। बात करेंगे IRFC शेयर के बारे में। वीडियो के एंड पर बात करेंगे डिविडेंड और कुछ नए बोनस और स्प्लिट शेयर्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। तेजी लौटेगी या डूबेगा, निवेशकों का पैसा क्या, 5 से 10 साल के लिए स्टॉक खरीदना चाहिए? तो IRFC पर एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है, जहां पर दलाल सटीर के सबसे चर्चित PSU रेलवे शेयरों में से एक है। जनवरी 2021 की बात की जाए तो IPO लिस्टिंग के बाद IRFC के शेयरों ने ऐसा शानदार रिटर्न दिया कि निवेशक इसके फैन हो गए। लेकिन रेल मंत्रालय के तहत काम करने वाली कंपनी IRFC ने IPO के माध्यम से 26 रुपये में शेयर जारी किए थे। तभी शेयर ने उच्चतम स्तर से 800% से अधिक का शानदार रिटर्न दिया। 15 जुलाई 2024 229.5 रुपए का ऑल टाइम हाई लेवल हासिल किया, लेकिन उसके बाद मामला पटरी से उतरता हुआ नजर आया। IRFC एक नवरत्न PSU है जो रेलवे के साथ साथ अन्य प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करती है। कंपनी में भारत सरकार की बहुमत की हिस्सेदारी है, जबकि रेल मंत्रालय के पास प्रशासनिक नियंत्रण भी। BSE आंकड़ों के अनुसार IRFC के शेयरों का भाव एक साल में करीब 30% टूटा है। 2025 में स्टॉक लगातार गिरावट पर ट्रेड करते हुए लगभग 30% टूटा और पिछले 2 से 3 वर्षों में IRFC के शेयरों निवेशकों को 161 और 500% के मल्टी बैगर रिटर्न भी दी। IRFC ने जून 2025 तिमाही में, कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही के रिजल्ट्स की बात करें तो कुछ प्रॉफिट जो है बढ़िया दर्ज होता नजर आया। अगर एक साल पहले की बात करें, कंपनी का रिवेन्यू भी यहाँ पर इसी तिमाही में जो है 2% अधिक होता नजर आया और पहली तिमाही के शुद्ध लाभ में दोहरे अंकों की वृद्धि के बावजूद IRFC के शेयर पटरी से उतरते नजर आए। नतीजों के बाद शेयर में 3% की गिरावट आई, जिससे गिरावट का एक व्यापक रुझान बना हुआ है और 30% यानी कि पिछले एक साल में और 52 वीक उच्चतम स्तर से लगभग 50% की गिरावट आ चुकी है और तकनीकी चार्ट भी कमजोर स्थिति की ओर इशारा करते हैं। शेयर अपने 50 और 200 दिन के सरल मूविंग एवरेज से भी नीचे कारोबार कर रहा है। आंकड़ों से साफ पता लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवरेट रहे स्टॉक में अब उतना मोमेंटम नहीं दिख रहा। हाल ही के दिनों में ये स्टॉक कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। निवेशकों को मोटा पैसा बनाकर देने वाले शेयर में आगे कितनी गुंजाइश है, कि अभी भी इस शेयर में पैसे बनाने के मौके हैं या फिर 5-10 साल का नजरिया रखना समझदारी हो? IRFC के स्टॉक को लेकर अपनी राय देते हुए इटी नाउ स्वदेश के एनालिसिस और मार्केट एक्सपर्ट सचिन का मानना है कि अगर निवेशक लंबा नजरिया लेकर चल रहे हैं तो होल्ड ही रखनी चाहिए। अपनी स्ट्रेटजी को डिकॉर्ड करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में लोअर साइड में एक मोमेंटम स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। हाल ही में स्टॉक ने 124.22 के लेवल को ब्रेक करते हुए करीब 143 तक गया और बीच बीच में इसमें रुकावट भी आई। लेकिन जिस तरीके से लोअर साइड में रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं, स्टॉक ने 135 की बांधा तोड़ी, ये नोट करने वाली बात है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंसोलिडेशन के बाद वापसी करते स्टॉक अपनी मोमेंटम और स्ट्रेंथ बरकरार रखेगा और शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें तो 150 से 55 टारगेट हो सकते हैं। अप साइड में अगर IRFC का शेयर 155 के ऊपर टिकता है तो मुमकिन है 165 से 70 की रेंज में भी ये टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। लंबे अवधि का नजरिया लेके चल रहे हैं तो पोजीशंस में बने रहें, ऐसा यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है। दिग्गज मार्केट गुरु गुरंग शाह ने भी रेलवे स्टॉक पर अपना नजरिया पॉजिटिव बताते हुए कुछ सालों पहले जब IPO आया था, निवेशकों को लंबी अवधि में निवेश की राय दी गई थी। रेल से जुड़ी कंपनी, फिर वो चाहे सरकारी कंपनी हो, निजी क्षेत्र की हो, जिस तरीके से बदलाव हो रहा है भारतीय रेल का, आने वाले कई सालों में इन सब कंपनियों को नाफे में अच्छा खासा मुनाफा देखने की गुंजाइश बन रही है। देखिए, ये तो था इनका व्यू जो कि एनालिसिस है। अब ऐसा होगा या नहीं वो तो मार्केट के सेंटीमेंट और मार्केट ही डिसाइड करे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि दिल्ली वाराणसी, अगर रेलवे के रिलेटेड कुछ अपडेट की बात करें तो देखिए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी बड़ा अपडेट आता नजर आ रहा है। 60 गांवों से होकर गुजरेगी ट्रेन। वहीं पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बुधवार को संसद में बताया कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर पर तेजी से काम चल रहा है। 406 किलोमीटर में नींव का काम पूरा हो चुका है और 127 किलोमीटर लंबे पुल पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो चुका है। लोकसभा में बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट के दूसरे अहम काम जो पूरे हो चुके हैं उनमें से 395 किलोमीटर में खंबे और 300 किलोमीटर से ज्यादा के गर्डर कास्टिंग और गर्डर लॉन्चिंग शामिल है। और इंजनों को बिजली देने के लिए ओवरहेड इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर बनाने का काम भी शुरू हो चुका है और 78,839 करोड़ रुपए 30 जून तक इस प्रोजेक्ट पर कुल खर्च किए जा चुके हैं। और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट से भी यहाँ पर रोजगार भी मिलता नजर आया है और काफी जो है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 1399.5 हेक्टेयर की पूरी भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया गया है।
तो IRFC, NHPC, NBCC काफी सारे स्टॉक्स पर यहाँ पर बताया जा रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स ने खरीदारी के लिए कुछ शेयरों की यहाँ पर सिफारिश की है और कह रहे हैं माला माल कर देंगे ये शेयर। तो अगर आप शेयर बाजार में नई खरीदारी के लिए कुछ स्टॉक्स की तलाश में हैं तो आप ET Now स्वदेश के एनालिसिस और मार्केट एक्सपर्ट द्वारा सुझाए गए कुछ शेयरों पर नजर डाल सकते। ET Now स्वदेश के मार्केट एक्सपर्ट अजीत मिश्रा और गौरांग शाह ने निवेशकों के लिए कुछ शेयरों की सिफारिश की है और इन शेयरों और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपर्ट का नजरिया क्या है, कौन सी रणनीतिक है जिसकी वजह से यहाँ पर तगड़ी कमाई का मौका मिल सके। तो हमें बात करनी IRFC के बारे में। IRFC पर इनका क्या व्यू है वो समझेंगे। शाह ने ये कहा है कि IRFC एक मजबूत रेलवे कंपनी है, वो तो बनी बात है, लेकिन इसमें सभी रेलवे कंपनियां चाहे वह कुछ सरकारी हो या प्राइवेट है लंबी अवधि में अच्छा प्रदर्शन करें। लेकिन एक पॉइंट साथ में इन्होंने ये भी दिया है, सरकार भारतीय रेलवे में बदलाव को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इस तरह की कंपनियों में ग्रोथ में वर्षों तक जारी रहेगी। तो अगर गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पर बना रहेगा, सेवाएं जो हैं, बदलाव जो हैं देखने के लिए मिलते रहेंगे, तो नो डाउट आने वाले समय में बिल्कुल कंपनियां आगे बढ़ सकती हैं, ग्रोथ कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि सभी रेलवे कंपनियों के पास मजबूत ऑर्डर बुक है, लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और ये ऑर्डर पूरे होंगे जब तब इनकम और प्रॉफिट में वृद्धि होगी। दैट मीन कंपनी के रिजल्ट्स पर भी प्रॉपर नजर रखनी होगी। कहीं ना कहीं कंपनी के रिजल्ट से ही पता चलेगा कि कंपनियों के ऑर्डर्स पूरे हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है या फिर कंपनियां वृद्धि नहीं कर पा। तो इस तरह से इनका व्यू है। आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि IRFC इन फ्यूचर आपको कहां देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा होगा या नहीं। खैर ये तो मार्केट के सेंटीमेंट ही डिसाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल एक व्यू की बात करें जो उन्हें लगता है तो वो यहाँ पर एक अच्छा है इन फ्यूचर और विद रीजन भी उन्होंने यहाँ पर बताया। लेकिन अब ये माला माल करेंगे या नहीं ये तो टाइम ही बताएगा। एक पॉइंट यहाँ पर और समझने वाला है, 3 साल में 500% रिटर्न देने वाली सरकारी कंपनी ने शुरू की नई सुविधा, एक्सचेंज को दी जानकारी। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड BRBCL के लिए 1125 करोड़ रुपए तक की रीफाइनेंसिंग सुविधा की शुरुआत की। BRBCL NTPC लिमिटेड और रेलवे मंत्रालय का एक ज्वाइंट वेंचर है। इस लोन एग्रीमेंट पर BRBCL के नबी नगर कार्यालय में IRFC के जो CGM यानी कि सुनील गोयल और BRBCL के CEO दीपक रंजन देहरी ने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में यह हस्ताक्षर की। तो एक बड़ा कोलैब होता, ज्वाइंट वेंचर होता नजर आ रहा है। IRFC की ओर से दी गई है रीच फाइनेंसिंग मदद BRBCL की वित्तीय लागत को कम करने में मदद करेगी। उससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और भारतीय रेलवे को भी उपलब्ध कराई जाने वाली बिजली की लागत भी घटेगी। इससे दोनों पक्षों के लिए ही प्रॉफिटेबिलिटी स्थिति बनेगी, लाभकारी स्थिति बनेगी और BRBCL की प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार होगा। रेलवे मंत्रालय को एक इक्विटी होल्डर और आखिरी ग्राहक के रूप में भी सीधा लाभ मिलेगा। IRFC के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक ने कहा है कि IRFC रेलवे इकोसिस्टम के सभी स्टेक होल्डर्स के लिए इनोवेटिव और कंपेटिटिव कारोबार सॉल्यूशंस प्रदान करने के लिए कमिटेड है। BRBCL के रीफाइनेंस से यह स्पष्ट होता है कि IRFC भारतीय रेलवे को विश्वसनीय कारोबार सपोर्ट प्रदान करना जारी। देखा जाए तो ये काफी अच्छी अपडेट है और IRFC के अध्यक्ष और प्रबंधक या कि IRFC के CEO यानी कि दुबे जी की बात करें तो वो यहाँ पर काफी फोकस कर रहे हैं आगे की रणनीतियों। अगर इन फ्यूचर मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे रहते हैं तो नो डाउट हमें एक अच्छा सिनेरियो रेलवे शेयर्स में भी देखने के लिए मिल सकता है। और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए IRFC अब रेलवे इकोसिस्टम के अलग अलग स्थानों को सपोर्ट दे रहा है। लॉन्ग टर्म ऑर्डिनेशन, इनपुट इफेक्टिविटी और क्षेत्रीय कारोबार स्थिरता को भी सुनिश्चित हो सके। और इंडिया रेलवे फाइनेंस लिमिटेड हमें यहाँ पर साल 2025 में अब तक यह 16% नीचे आ चुके हैं। IRFC के शेयर अपने शिखर से 50% नीचे आ गए हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस को पार करना एक कठिन काम क्यों हो सकता। पहली तिमाही के शुद्ध लाभ में दोहरे अंकों की वृद्धि के बावजूद IRFC के शेयर पटरी से उतर गए। नतीजों के बाद शेयर में 3% तक की गिरावट आई। गिरावट का दौर और बढ़ गया। पिछले एक साल में 30% और अपने 52 वीक हाई से लगभग 50% नीचे की तरफ देखने के लिए मिला। तकनीकी चार्ट एक कमजोर स्थिति की ओर इशारा करते हैं। हाल ही में 130 रुपए के महत्वपूर्ण स्तर यानी कि महत्वपूर्ण सपोर्ट के नीचे गिरने के कारण एक कड़े रेजिस्टेंस में बदल गया और विशेषज्ञों को चेतावनी दी कि रेलवे की सार्वजनिक उपक्रम शेयर के लिए स्तर को फिर से हासिल करना मुश्किल हो सकता है। IRFC के खराब प्रदर्शन के कारण यह शेयर अपना 50-200 मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। समझा जाए तो 134.3 और 136.3 इसका ऊपर का है, लेकिन ये इससे नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। सेंट्रल ब्रोकिंग के इक्विटी रिसर्च टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स के प्रमुख उपाध्यक्ष नीलेश जैन ने कहा है कि IRFC के शेयर फिलहाल ओवरसोल्ड क्षेत्र में आ चुके हैं, यानी कि RSI ऐसा इंडिकेट करती होगी कि बिकवाली ज्यादा हो चुकी, लेकिन उन्हें चार्ट संरचना काफी हद तक कमजोर लग रही है और शेयर को 124 रुपए के करीब सपोर्ट मिल सकता है और 130 के करीब रेजिस्टेंस है, ऐसा इनको लगता है।
और इस तरह की राय जताते हुए वेल्थ ग्लोबल रिसर्च के निदेशक अनुज गुप्ता ने भी कहा है कि RFC का समग्र रुझान कमजोर दिख रहा है, शेयर में गिरावट देखी जा रही है। गुप्ता ने कहा कि अगर शेयर 130 के स्तर से ऊपर टिक पाता है तो 138 तक के नए लक्ष्य देखे जा सकते हैं और नई खरीदारी की जा सकती है और उससे अगला टारगेट 145 देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा इनका कहना है। RFC के तकनीकी संशोधन विशेषज्ञ ध्रुमिल बटलानी द्वारा सुझाए गए 130 रुपए के पिछले स्टॉप लॉस को तोड़ दिया है, जिन्होंने निवेशकों को नए लॉन्ग पोजीशन से बचने की सलाह दी थी। इसके अलावा देखिए, इनको ऐसा लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये इनका व्यू है। मार्केट में क्या होगा वो मार्केट ही डिसाइड करेगा। RFC ने सूरत में भारत के पहले मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए 200 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर। सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय रेलवे वित्त निगम RFC ने 19 अगस्त को कहा कि उन्होंने सूरत एकीकृत परिवहन विकास निगम लिमिटेड यानी कि SITCO के साथ 199.70 करोड़ के नई सावधि ऋण के लिए समझौतों को मंजूरी दी और उन्हें क्रियान्वित किया, यानी कि करीब करीब 200 करोड़ का ऋण हुआ और यह ऋण भारत में अपनी तरह के पहले सूरत मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के विकास में सहयोग करेगा। इस धनराशि से सूरत MTH में विकास में मदद मिलेगी। गुजरात के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक में परिवहन के कई साधनों को एकीकृत करने और यात्रियों की कनेक्टिविटी में भी सुधार के लिए डिजाइन किया गया है। ऋण समझौते पर SITCO के नई दिल्ली कार्यालय, SITO के निदेशक मोहित कुमार और SITCO की कंपनी सचिव निर्मता मखारिया और RFC के वित्त महाप्रबंधक आशीष सैनी ने हस्ताक्षर। तो ये एक बड़ी अपडेट हमें RFC में आती नजर आई है, जो कि काफी अच्छी न्यूज है। 200 करोड़ का ऋण यहाँ पर मंजूर किया गया है और तो और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मैंने शेयर किए जो यहाँ पर बताए गए। तो RFC शेयर मूल्य यानी कि नवरत्न रेलवे स्टॉक का व्यापार कैसे करें, तो यहाँ पर काफी सारी अपडेट्स दी जा रही हैं। समझेंगे भारतीय रेलवे वित्त निगम RFC S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा दीर्घावधि जारी करदा रेटिंग में संशोधन के बाद नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी RFC चर्चा का विषय बनी हुई है। कंपनी ने RFC ने आउटलुक को भी BB स्थिर से यानी कि पॉजिटिव कर दिया है। RFC शेयरों में कुछ हलचल भी देखने के मिली, जहां पर 2% की तेजी आई, इंट्राडे हाई पर पहुंचता नजर आया। लगभग समझा जाए तो 2 बजे के आसपास RFC शेयर में 0.39% की बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए और उसी समय रेलवे कंपनी के 87.5 लाख शेयरों का लेन देन भी हुआ। वर्तमान जो सभी प्रमुख मूविंग एवरेजेस हैं उससे फिलहाल स्टॉक नीचे ही कारोबार करता नजर आ। ET नाउ स्वदेश से बात करते एंजल वन के इक्विटी तकनीकी विशेषज्ञ राजेश भोसले ने कहा है कि RFC के शेयरों में जून में सुस्ती का रुख, सबसे जून से ही सुस्ती का रुख है। सबसे ज्यादा तेजी शेयर बाजार में दिख रही है। रेलवे स्टॉक उन्होंने कहा अभी के लिए मई महीने में हमने RFC के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी थी, लेकिन शेयर फिर से मई के निचले स्तर को छू रहा है। RFC के शेयरों के लिए इनकी जो सलाह है वो 115 रुपए पर स्टॉप लॉस की बात कही है इनके द्वारा और किसी भी रिकवरी या उछाल की स्थिति में 145-150 के दायरे में जा सकते हैं, ऐसा इनको लगता है। ऐसा होगा यानी वो तो खैर मार्केट ही डिसाइड करेगा। RFC भारतीय रेलवे के समर्पित वित्तीय शाखा जो 12 दिसंबर 1986 की हुई। रेलवे कंपनी 2021 में प्राथमिक बाजार में 26 रुपए प्रति शेयर के भाव पर शेयर जारी करके सार्वजनिक रूप से अपनी शुरुआत की और नो डाउट काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पर बनता नजर। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार भी बात करें तो RFC के शेयरों में 2025 में अब तक 16% और एक साल में 30% की गिरावट रही और 2 और 3 सालों में रेलवे के शेयरों में करीब 165 से 485% की बढ़ोतरी भी देखने के लिए मिली। स्टॉक की चालू कीमतों पर भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड RFC का अगर बाजार पूंजीकरण की बात करें तो 1.6 लाख करोड़ रुपए है। हाल ही के दिनों में रेलवे कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में 2 बड़े अपडेट भी दी, जिसमें हमने देखने के लिए मिला जो कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स पर हमने बात की कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो है 14 अगस्त लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग और आउटलुक में भी संशोधन करते हुए स्थिर से पॉजिटिव कर दिया गया है और नवरत्न रेलवे कंपनी यानी कि अंगुला सुगींदा रेलवे लिमिटेड ASRL के साथ रीफाइनेंस की बड़ी डील की घोषणा हुई। 2539 करोड़ रुपए की रिफाइनेंसिंग करेंगी। रेलवे लिमिटेड को रेलवे मंत्रालय द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से 2009 में SPV के रूप में शुरू किया गया। अंगुल सुगींदा रेलवे ओडिशा में एक महत्वपूर्ण 113.4 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज रेल लाइन का संचालन करती है जो खनिज वाले क्षेत्रों को प्रमुख कोयला, इस्पात और बिजली और बंदरगाह केंद्रों से जोड़ती है। ET नाउ स्वदेश एनालिसिस मार्केट एक्सपर्ट राजेश भोसले ने निवेशकों को राय देते हुए जून से ही स्टॉक जो सुस्ती के मोड में है और कोई मेजर ट्रांजैक्शन देखने को नहीं मिला। 12 मई को स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ था स्टॉक में, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी। अभी स्टॉक उन्हीं लेवल्स को वापस इनके द्वारा जो लेवल्स दिए गए हैं वो हमने डिस्कस कर ही लिए, जो कि फिलहाल जो आपको पता ही है फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का कोई सजेशन या रेकमेंडेशन नहीं है इसमें। या RFC कहां दाव लगाने से होगा निवेशकों को फायदा, जाने एक्सपर्ट्स की राय।
तो क्या है एक्सपर्ट्स की राय समझने की कोशिश करेंगे। पहली तिमाही के नतीजे लगभग सभी कंपनियों ने जारी कर दी हैं। निवेशक अब सही स्टॉक चुनने में समय लगा रहे हैं। 15 अगस्त को सरकार की तरफ से जीएसटी रिफॉर्म ने भी एक बार पीएसयू स्टॉक की ओर निवेशकों का ध्यान खींचा। मौजूदा केंद्र की सरकार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी महत्वाकांक्षी है और ऐसे में तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद भी किसी रेलवे स्टॉक पर दाव लगाने से फायदा हो सकता है, तो इसकी चर्चा निवेशकों में। देखें तो एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिसिस सीमा श्रीवास्तव ने क्या कहा है कि आईआरएफसी के लिए जो जून तिमाही के शानदार रही है। कंपनी ने इस दौरान 1740 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्रॉफिट दर्ज किया, जो कि सालाना आधार पर 11% अधिक था और कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशो भी 7.44, जो कि काफी अच्छा। आगे वो कहते हैं कि ऐसे निवेशक जिन्हें हाई रिस्क ग्रोथ पसंद है उसके लिए यह स्टॉक अच्छा है। अप्रैल से जून 2025 के दौरान आरवीएनएल निगम ने चुनौतियों का सामना किया और उस दौरान कंपनी का प्रॉफिट यानी कि टैक्स भुगतान के बाद 40% घटा, रिवेन्यू भी 4.5% की गिरावट देखने के लिए मिली। तो हाई रिस्क ग्रोथ पसंद आईआरएफसी स्टॉक को बताया जा रहा है, जिसमें एक अच्छा सिनेरियो बनता नजर आ सकता है। किस रेलवे स्टॉक पर दाव लगाने से फायदा हो सकता है, इस सवाल पर इन्होंने ये बोला है कि मौजूदा स्थिति में आरवीएनएल के शेयर वेट एंड वॉच कैटेगरी में हैं और रेलवे विकास निगम के शेयरों को लेकर सतर्क रखने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म के लिए आईआरएफसी स्थिरता के संकेत दे रहे हैं। आईआरएफसी को ज्यादा यहाँ पर जो है फायदेमंद बताया जा रहा है इनके द्वारा। अब ऐसा होगा यानी ये तो खैर मार्केट ही डिसाइड करेगा, पर फिलहाल एनालिसिस का व्यू यहाँ पर आईआरएफसी के लिए ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि उनको कंपनी के रिजल्ट अच्छे देखने के लिए मिले या लग रहे हैं। वैसे ही अगर एक क्वालिटी स्कोर कार्ड की बात कर लें तो साइज की बात करें तो एनबीएफसी सेक्टर में फिलहाल कंपनी 7th रैंक पर देखने के लिए मिल रही है, जहां पर 630 कंपनियों के बीच में बात कही जा रही है। यहीं पर एक क्वालिटी की बात करें तो एक एवरेज क्वालिटी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देखने के लिए आईआरएफसी की मिल रही है। वहीं पर अगर हम वैल्यूएशन स्कोर कार्ड की बात कर लें कि कितना स्टॉक फिलहाल महंगा है, तो 139-154 के बीच में स्टॉक महंगा बताया जा रहा है। 154 के ऊपर स्टॉक ओवर प्राइस बताया जा रहा है, लेकिन अट्रैक्टिव 139 के नीचे बताया जा रहा है। तो दैट मीन फिलहाल स्टॉक अगर इस वैल्यूएशन स्कोर को माने तो अट्रैक्टिव प्राइस पर है। लेकिन वहीं पर एक पॉइंट और समझे तो वो यहाँ पर है फाइनेंशियल ट्रेंड कि कंपनी में क्या अच्छा वर्क वेल होता नजर आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेब्ट इक्विटी रेशियो, नेट सेल, पीबीडीआई, ईपीएस तो लगभग यहाँ पर हाईएस्ट ही देखने के लिए मिल रहे हैं और डेब्ट इक्विटी रेशियो लोएस्ट पे देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक अच्छे फैक्टर बने हुए हैं फिलहाल स्टॉक। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर है जो मेरी तरफ से मुझे यहाँ पर माइनस लगता है, वो ये है कि पी रेशो के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करें तो नो डाउट पी रेशो के अकॉर्डिंग अभी स्टॉक महंगा है। अगर किसी स्टॉक की पी रेशो 10 से ऊपर है लेकिन वो स्टॉक 1000 का है और दूसरे स्टॉक की पी रेशो 220 से भी ऊपर है और वो स्टॉक चाहे 200 का है, तो मेरी नज़र में 1000 वाला स्टॉक सस्ता हुआ। लेकिन ऐसा मेरा मानना है, आपको क्या लगता है वो आप भी बता सकते हैं। फिलहाल पी रेशो के अकॉर्डिंग स्टॉक अपने वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग महंगा है, लेकिन वहीं पर प्रमोटर्स की होल्डिंग, एफआई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, अदर एफआई, नॉन इंस्टीट्यूट, ये भी एक शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे पास पॉजिटिव चीज़ ही अट्रैक्ट करता है। कहीं ना कहीं एक अच्छे डीआई इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं। म्यूचुअल फंड का भी बड़ा डाटा अपडेट होता आईआरएफसी में नजर आ रहा है, जहां पर जुलाई मंथ की बात कर लें तो 22,36,000 स्टॉक्स का चेंज आया है। 61 म्यूचुअल फंड बाय करते नजर आए, 16 म्यूचुअल फंड बेचते नजर आए। अगर हम नंबर वाइज समझें तो नो डाउट म्यूचुअल फंड ज़्यादा हैं खरीदने वाले, लेकिन अब हम क्वांटिटी वाइज समझें तो ये जो क्वांटिटी 22,36,000 की देखने के लिए मिली, ये हमें बिकवाली आती नजर आई। जबकि जून और मई इन 3 महीनों में लगातार बाइंग आई थी आईआरएफसी में और 29,33,000 स्टॉक्स तो जून में ही खरीदे गए थे। और पिछले 3 महीनों की बात करें जुलाई को छोड़ करके तो करीब समझे तो 5 और 30 यानी कि 35 लाख क्वांटिटी को बाय किया गया है और अब यहाँ पर 22.5 लाख के करीब बिकवाली आई है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने के लिए मिली क्योंकि जुलाई में काफी स्टॉक्स ऊपर की तरफ भागते नजर आए थे। नो डाउट हाईएस्ट बायर की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया ने 1,52,000 स्टॉक्स खरीदे और एचडीएफसी बैलेंस एडवांस फंड द्वारा 21 लाख स्टॉक्स की बिकवाली यहाँ पर देखने के लिए मिली। इसके अलावा टॉप बायर्स कौन से रहे, निप्पॉन इंडिया पर तो हमने बात करी थी। वैसे देखा जाए तो निप्पॉन इंडिया के पास 48 लाख स्टॉक्स पहले से हैं और 1.5 लाख स्टॉक और खरीदे गए हैं। आईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 के पास भी 58 लाख से ज़्यादा की क्वांटिटी और 87,000 स्टॉक्स इन्होंने भी बाय करे दिस मंथ यानी कि जुलाई मंथ का जो डाटा है। यूटीआई निफ्टी के पास भी 41 लाख स्टॉक हैं, उन्होंने भी क्वांटिटी ऐड की है। एडवाइजर्स आर्बिट्रेज द्वारा भी 3,35,000 स्टॉक पहले थे 63,000 स्टॉक सफर खरीदे गए। दैट मीन कुछ म्यूचुअल फंड्स ने अपनी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ बाइंग करके बढ़ाया ही है। लेकिन अगर बिकवाली की बात करें, एक मेजर बिकवाली जो हुई वो मैंने बता ही दी। कोटक आर्बिट्रेज और एचडीएफसी आर्बिट्रेज की बात करें तो 7,60,000 और 29,000 स्टॉक्स की बिकवाली देखने के मिली।
कोटक के पास 11.5 लाख स्टॉक करीब पहले थे, जहां पर अभी भी 3.5-4 लाख के स्टॉक क्वांटिटी उनके पास पड़ी हुई। इसके अलावा कोई ज़्यादा बिकवाली नहीं हुई, लेकिन बस एक म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा बेचा है, उनके द्वारा प्रॉफिट बुकिंग करी गई। सो ऑल ओवर देखा जाए तो स्ट्रक्चर जो है, सेंटीमेंट हम नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा फिर बुलिश है, क्योंकि नंबर वाइज तो जरूर खरीदारी हुई है, लेकिन क्वांटिटी वाइज कम हुए हैं। और तो रेलवे पर बात कर लें तो देखिए, रेलवे पर तो कंटिन्यूसली अपडेट आ ही रही है। नई ट्रेन चलती नज़र आएंगी, 3 नई वंदे भारत भी लॉन्च होती नज़र आई। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, बैक टू बैक रेलवे पर अब हाइड्रोजन ट्रेन की बात भी कही जा रही है। और फिर 2014 के बाद कर्नाटक के लिए भी रेल बजट 9 गुना बढ़ा दिया गया। अश्विनी वैष्णव जी ने यहाँ पर अपडेट दी। इसके अलावा वैसे भी मतलब भारत के लिए जो 2014 के बाद अगर बजट देखें तो बजट बढ़ता ही नज़र आया है रेलवे के लिए। और जितना ज़्यादा बजट गवर्नमेंट रेलवे के लिए निकालती रहेगी, उतने ही ज़्यादा रेलवे स्टॉक्स में ऑर्डर्स देखने के लिए मिलेंगे और एक अच्छा फ्लो बनेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्ट्रक्चर मार्केट का बहुत मैटर करता है कि क्या है। 100 रुपये भी देखिए निवेश करना है तो 5-5 करके 20 बार में निवेश किया जा सकता है। जैसे जैसे स्टॉक 10-10 पॉइंट गिरता है, थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेशन किया जा सकता है, जिससे लंबे समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न बन सकते। देखिए फिलहाल बिजनेस फंडामेंटल में कोई सिनेरियो दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लेकिन एक पॉइंट हमेशा साथ है कि गवर्नमेंट का पैसा अगर बजट निकाला जा रहा है तभी इनमें हमें कोई काफ़ी अच्छा सिनेरियो बनता नजर आ सकता है। मैम अकॉर्डिंग टू पी रेशो सेक्टर वाइज समझने की कोशिश करें तो पी रेशो के अकॉर्डिंग अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो कहीं ना कहीं महंगे हैं। अगर समझे तो मीडियन में देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन अगर समझे पावर फाइनेंस और रेक लिमिटेड से तो कहीं ना कहीं 10 से ऊपर पी जो है, कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूएशन जो है अभी भी महंगे हैं। अगर पी रेशो के अकॉर्डिंग समझने की बात करें तो दैट मीन वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग अभी भी स्टॉक थोड़ा महंगा। लेकिन अगर इसके अगले पॉइंट को समझें तो वो पॉइंट है कंपनी के बैक टू बैक क्वार्टर के रिजल्ट जो हैं बहुत बढ़िया आते नजर आ रहे हैं। दैट मीन कहीं ना कहीं कंपनी ने नवंबर 2024 में कहीं ना कहीं 6900 का प्रॉफिट बनाया था और जून में 6700 से 66 करोड़ का, और लास्ट क्वार्टर में भी 623 करोड़ की सेल्स यहाँ पर रही, प्रॉफिट सेल्स रही। और अब इस बार कंपनी की सेल्स में एक बड़ा जंप देखने के लिए मिला। और अगर प्रॉफिट की बात करें के लिए तो 1740 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को फिलहाल इस क्वार्टर में बनता नजर आया है। और उसके अलावा भी कंटिन्यूसली कंपनी कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट बना पा रही है। और दुबे जी ने काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि मैंने आगे वीडियो में डिस्कस की हुई हैं, उनको भी आप समझेंगे तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा। मतलब अगर देखें, अगर मार्केट के सेंटीमेंट सही रहते हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक में आपको एक बड़ा अच्छा सिनेरियो जो है देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि 1-2 दिन में ही मिल जाएगा। हो सकता है अभी मार्केट में थोड़ा फॉल हो। अगर 20 रुपये भी निवेश करने हैं तो 10-10, 5-5 करके यहाँ पर 5-6 बार में जैसे निवेश करें। 100 रुपये भी निवेश करने हैं तो 20 बार में निवेश करें। थोड़ा थोड़ा जो है 2-2, 4-4 पॉइंट गिरने पर थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेशन करते रहे। एक नीचे वाले लेवल पर स्टॉक आपके एक्युमुलेट भी होगा और लंबे समय में अच्छे रिटर्न बनते नजर आएंगे। क्योंकि देखिए अगर आप ये बात करें कि कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दुबे जी के कहीं स्टेटमेंट्स पर बात करें तो वो भी स्टेटमेंट्स दिखाती हैं कि इन फ्यूचर यहाँ पर एक अच्छा कंपनी बिल्ड होती नजर आएगी। तो इन फ्यूचर यहाँ पर पॉइंट जो है कि कंपनी बिजनेस के लिए यहाँ पर बढ़िया है। सेकंड क्या चाहिए? सेकंड चाहिए गवर्नमेंट का यहाँ पर जो है बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है रेलवे पर होता रहे, तो रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा जो है सिनेरियो इन फ्यूचर एक बार फिर से देखने के लिए मिल। ईयर ऑन ईयर देख ले तो भी कंपनी की सेल्स में एक अच्छा जंप है और नेट प्रॉफिट में भी कंपनी की एक अच्छा जंप देखने के लिए मिल रहा है। नो डाउट अगर आप यहाँ पर लास्ट जो है 2025 में कंपनी के अगर आप यहाँ पर सेल्स देखेंगे तो 2024 में इस दोनों में कोई सेल्स में बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन आप अगर प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट में आपको एक जंप देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पर अगर हम कंपनी के रिजर्व की बात कर लें तो कहीं ना कहीं कंपनी का रिजर्व में भी रेगुलर हमें जंप होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो जंप है ये कंपनी रिजर्व अगर अच्छा पड़ा हो किसी कंपनी के पास तो डिविडेंड बोनस जैसी चीजें देनी कंपनी के लिए आसान बात रहती है। वहीं अगर मेन पॉइंट को समझे तो अगर आप एफआई और डीआई की होल्डिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं एक अच्छी होल्डिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। पब्लिक का काफी अच्छा स्टेक है। नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डर्स में कुछ फॉल हमें होता यहाँ पर नजर आया है। कहीं ना कहीं जो है शेयर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पर कम हुए हैं, लेकिन ऑल ओवर स्ट्रक्चर को समझे तो एक अच्छा एफआईडीआई का स्टेक बना हुआ है, पब्लिक का स्टेक बना हुआ है, प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है। जल्द ही मेट्रो परियोजना के लिए रोलिंग स्टॉक का वित्त पोषण करेगी। भारतीय रेलवे के लिए समर्पित गैर एनबीएफसी कंपनी भारतीय रेलवे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी भारतीय रेलवे वित्त निगम या आईआरएफसी और मेट्रो प्रणाली के लिए रोलिंग स्टॉक खरीदने को वित्त पोषित पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य है भारतीय रेलवे के मुख्य वित्त पोषण से विविधता लाना है
आईआरएफसी के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार दुबे ने ईटी इंफ्रा रेल शो में मुख्य भाषण में कहा है कि हम मेट्रो रेलवे परियोजना में से एक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के कगार पर हैं, जहां हम पहली बार उनके रोलिंग स्टॉक को उसी तरह से वित्त पोषित करने जा रहे हैं जैसे हम भारतीय रेलवे के लिए कर रहे हैं। आईआरएफसी ने पारंपरिक रूप से भारतीय रेलवे द्वारा रोलिंग स्टॉक परिसंपत्तियों की खरीद को वित्त पोषित किया है। तो बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पर अपडेट दुबे जी द्वारा दी गई। और तो और दुबे ने बताया है कि देश में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होता नजर आ रहा है। अभी हाल ही में 2 बड़े प्रोजेक्ट देखने के मिले जो मैंने 7,000 करोड़ के करीब आपको पहले भी बताए भी हैं 2-4 दिन पहले वीडियोस में, जिसमें भारतीय रेलवे नेटवर्क, मेट्रो नेटवर्क, रैपिड रेल सिस्टम भी शामिल है और सालाना 4 लाख से 5 लाख करोड़ की वित्त पोषण की आवश्यकता है, जिसमें आईआरएफसी वित्त पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है, मिल सकता है। और यहां पर देखिए बड़े से बड़ा एक से एक समझौते करने के कगार पर है। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आईआरएफसी के पास, समझे तो क्या है। अगर एज पर चार्टर की बात करें तो कंपनी जो रेलवे से रिलेटेड जो चीजें हैं, चाहे रेलवे का कोई आगा है चाहे पीछा है ना, तो जो रेलवे से संबंध है आगे पीछे, तो वहां पर भी कंपनी अपना हाथ जो है, अपना फंड जो है दे सकती है। और फिर लीजिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक्स के अदर एमओआर के अलावा भी यहाँ पर एमओआर के अलावा भी कंपनी लीज कर सकती है रोलिंग स्टॉक के लिए। और फिर फंडिंग का भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर थ्रू जेवी स्टेट के जरिए डेवलप होता नजर आ सकता है। और फिर आने वाली जो हाई स्पीड ट्रेन है, हाई स्पीड सेमी फ्रेट लाइन्स जो हैं, डेडिकेटेड कॉरिडोर्स, तो इन चीज़ों का भी बेनिफिट आईआरएफसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स भी यहाँ पर आईआरएफसी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात कर ली जाए जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये भी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आईआरएफसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करती नज़र आ सकती हैं। और आईआरएफसी आपको पता है ऑलरेडी हस्ताक्षर हुए हैं, एमओयू साइन हुए हैं, कोलैबोरेशन हुए हैं राइट्स के साथ, आईएफसीएल के साथ, आरईएमएससीएल, एमएमआरडी के साथ। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज आईआरएफसी के पहले फिलहाल बनी हुई हैं और कुछ यहाँ पर हस्ताक्षर भी हो रखे हैं। यह रेलवे के काफ़ी सारे स्टॉक्स को बेनिफिट मिलता है जब कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो कश्मीर के बाद अब लद्दाख तक ट्रेन पहुंचाने की तैयारी नए रेल खंड के लिए किया जा रहा है सर्वे। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। अब सर्वे किया जा रहा है, पहले सर्वे होगा, जगह सिस्टम सारा डिसाइड होगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग एक बड़ा बजट भी निकाला जा सकता है, जो कि एकदम छोटी वाली बात तो नहीं की जा सकती। लेकिन अगर एक पॉइंट उठा है कि यहाँ तक तो समझते हैं क्या। अब देखिए यूएसबीआरएल आपको पता है परियोजना जो थी कश्मीर काली, वो पूरा होने के बाद अब इसे लेह लद्दाख तक आगे बढ़ाने की योजना है। चीन की सीमा के सटे होने के चलते लद्दाख तक ट्रेन सेवा का होना सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और चीन के सीमा विवाद के बीच यहां तक ट्रेन परिचालन और ज्यादा जरूरी हो जाता है। और सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी हर मौसम में सेना के लिए परिचालन केंद्र सरकार की प्रमुखता है। और बर्फ से लदे पहाड़, नदियां और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच भी लद्दाख तक रेल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने यूएसबीआरएल के बाद अब इस परियोजना को चुनौती के रूप में लिया है। तो ये एक काफी बड़ी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है। अब श्रीनगर लद्दाख को रेल मार्ग से जोड़ने की योजना है और उसके लिए सर्वे भी किया जा रहा है। और इसके पूरा होने से लद्दाख ना सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि पूरा देश के साथ ट्रेन से जुड़ जाएगा, जो कि एक काफी बड़ी अपडेट है। लेकिन अभी तक फिलहाल एक सर्वे होता नजर आया है। सो इन फ्यूचर हो सकता है कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इस पर देखने के लिए मिले। ये भी एक अपडेट हमारे लिए कमाल की रहेगी। ऐसा पिछले कुछ वर्षों में भारत में रेलवे शेयरों में तेजी आई है, जिसका श्रेय बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, नेटवर्क के विस्तार, यात्री सेवाओं में सुधार और हाई स्पीड ट्रेनें शुरू करने के लिए सरकार के प्रयासों को आता है। एलआईसी ने चुपचाप 3 नए स्टॉक जोड़ दिए, उसे क्या पता है जो हमें नहीं। तो एलआईसी शायद ही कभी बाजार को चौंकाती है। भारत के सबसे बड़े और सबसे रूढ़िवादी संस्थागत निवेशकों में से एक रूप में यह पश्चिम नामों के साथ रहना पसंद करता है और सिर्फ बुनियादी बातों और पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह के साथ परिपक्व व्यवसाय है। मार्च के शेयर होल्डिंग डेटा में एलआईसी ने चुपचाप अपने पोर्टफोलियो में 3 नई कंपनियां जोड़ी हैं। सभी पहली बार शामिल की गई हैं और कोई भी आकर्षक या नई सूचीबद्ध नहीं है, बस अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही स्थिर कंपनियां। बात कर लेते हैं आईआरएफसी की। तो भारतीय रेलवे की वित्तीय शाखा जो इसकी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए जिम्मेदार है और प्राथमिक कार्य भारतीय रेलवे की ओर से इंजन, यात्री कोच और वैगन खरीदने के लिए धन जुटाना और साथ
ही रेलवे परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। तो 4-5 पॉइंट हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कर दिया। IRFC ने सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं जैसे RVNL और आईकॉन को ऋण देता है, लोन देता है, और 31 मार्च 2025 तक IRFC के पास 4.6 ट्रिलियन की प्रबंधन के तहत संपत्ति यानी कि AUM थी, जिसमें से 99% रेल मंत्रालय से प्राप्तियां थी। 4.6 ट्रिलियन की प्रबंधन के तहत AUM की बात कही जा रही है, जिसमें से RVNL और इनकॉन को भी ऋण जो है दिया गया है। वहीं पर इतनी अधिक संधारणा जोखिम भी पैदा करती है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रेल मंत्रालय IRFC को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में सूचित भी करता है, जिसे IRFC बाजार उधार के माध्यम से पूरा करता है। और इस प्रकार इस पोर्टफोलियो संकेंद्रण का अर्थ है कि IRFC का विकास पूरी तरह से इन बजटीय संस्थानों पर निर्भर है और यह जोखिम IRFC के स्थिर AUM में स्पष्ट है, यानी कि 2023 और 24 में 4.6 ट्रिलियन। क्योंकि देखिए सरकार ने कोई भी जो है नया अतिरिक्त वित्तीय संसाधन आवंटित नहीं किया, सो इसके अनुरूप IRFC की जो कुल उधारी भी 4.1 ट्रिलियन यानी कि 31 मार्च 2025 तक 4.1 ट्रिलियन पर स्थिर रही है उधारी। वित्त वर्ष 25 के लिए वृद्धिशील स्वतंत्र केवल 73 बिलियन था, 73 बिलियन। लेकिन वहीं पर इसी अति निर्भरता को कम करने के लिए IRFC ने उन संस्थाओं को वित्त पोषित करके विविधीकरण की योजना बना रहा है और भारतीय रेलवे के साथ आगे या पीछे का संबंध है। यह वर्तमान में इसी विविधीकरण का समर्थन करने के लिए, मतलब कि उसको अपग्रेड करने या बढ़ाने के लिए, उसका सपोर्ट करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित कर रहा है। क्योंकि देखिए जैसे दुबे जी ने काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट्स दी थी जो हमने आपके साथ शेयर करी थी, और स्थिर AUM के साथ IRFC की जो वित्तीय स्थिति में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि वित्त वर्ष 25 में जो शुद्ध ब्याज आय है वो 2% बढ़कर 67.7 बिलियन हो गई है और जो शुद्ध ब्याज मार्जिन है उसमें भी 4 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 1.42 का सपोर्ट मिला है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि IRFC अपनी रिटर्न कैसे कमाता है। और वहीं पर ये लागत है प्लस मॉडल का पालन करता है, मतलब कि जो अपनी उधारी लागत है, हो सकता है कुछ समझ ना आ रहा हो या फिर कुछ मतलब बोरिंग टाइप हो, लेकिन ये देखिए पॉइंट तो जो है वो तो बदलने नहीं वाले, लेकिन कुछ तो समझ आ रहा होगा इन पॉइंट्स में आप। देखिए जब लागत पल्स मॉडल का पालन करता है और अपनी उधारी लागत पर मार्क अर्जित भी करता है, मतलब कि रेल मंत्रालय के साथ MOR के साथ समझौते के तहत, जो रेल मंत्रालय के साथ MOR यानी कि समझौते के तहत रेलवे IRFC को अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाता है, जिसमें फंड की लागत और सहमत मार्जिन शामिल होता है। और अगर बात करें पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध प्रॉफिट की, तो 1.4% बढ़कर 65 बिलियन हो गया, यानी कि 0.1% ही सुनिश्चित करते हैं और इसका लाभ मोटे तौर पर इसकी शुद्ध आय ब्याज के अनुरूप बना रहे। इसके अलावा समझे तो देखिए कंपनी की जो कुल संपत्ति पर रिटर्न है 25 में और 24 दोनों के लिए 1.3 अपरिवर्तित रहा है। तो रेल मंत्रालय ने वित्त वर्ष 26 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, और जिसका अर्थ है कि वित्त वर्ष 26 में वृद्धि स्थिर रहने की संभावना है। तिमाही में LIC की बात कर लें तो IRFC में 1.5% हिस्सेदारी खरीदी है LIC ने, क्योंकि देखिए मूल्यांकन के दृष्टिकोण से समझें तो IRFC फिलहाल 3.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर मल्टी पर कारोबार कर रहा है, जो 4 साल के औसत पर 1x से अधिक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझी कि रेल मंत्रालय के साथ जो समझौता हुआ है उसमें अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाता है और जिसमें फंड की लागत और सहमत मार्जिन भी शामिल होता है। इसके अलावा देखिए 26 में कोई वृद्धि स्थिर रहने की संभावना बनती नजर आ रही, क्योंकि कोई भी लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं होता नजर आ रहा। बाकी दुबे जी ने जो स्टेटमेंट्स दी थी वो आप अलग से समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स भी काफ़ी अच्छी दी गई हैं, आगे भी मैंने शायद डिस्कस करी हुई हैं। इसके अलावा देखिए AUM पे हमने बात करी है कि कंपनी का इस समय उधारी बहुत है, जो कहीं ना कहीं जोखिम भी पैदा करती है। लेकिन ये अलग बात है कि फिलहाल मतलब जो समझते हैं सिस्टम को, क्योंकि भारत आपको पता है गवर्नमेंट का फोकस रेलवे पर बना रहता है, तो जिस वजह से यहाँ पर अगर गवर्नमेंट पैसा लगाती रहेगी रेलवे पर तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों को भी बड़ा फायदा इन फ्यूचर मिलता नजर आ सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर समझे तो कंपनी हर साल करीब 2 डिविडेंड देती नजर आ रही है। 2023 में 2 डिविडेंड मिले, 2024 में 2 डिविडेंड मिले और फिलहाल 25 अभी चल रहा है तो 1 डिविडेंड देखने के लिए मिल चुका है। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी ने अगले 2 से 3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत तक की यहाँ पर निर्माण के लिए ट्रेनों की बात यहाँ पर कही। इसके अलावा समझे तो यहाँ पर 2025-26 के बजट में जो भारतीय रेलवे के उन्नयन पर सरकार का ध्यान जारी है, 2.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और वैष्णव जी ने 4.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजना पर भी प्रकाश डाला। देखिए जब रेलवे पर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती रहेंगी तो रेलवे की कंपनियों को उनका बेनिफिट मिलता ही रहे। अगर इस बात को शॉर्ट में समझेंगे तो भी एक ही लाइन बनती है, लंबे में समझेंगे तभी एक बात बनती है। अगर गवर्नमेंट का, सरकार का निवेश
पूंजीगत रेलवे पर बढ़ता है तो नो डाउट रेलवे से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों पर ही कैसे ना कैसे करके इफेक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई कार्य कंपनी कर रही है। ये हमको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी जो है, जो हम पर निवेश कर रहे हैं, उसका बिजनेस जो है वो बिजनेस उससे रिलेटेड है या नहीं। तो IRFC का सबसे बड़ा मेन सिनेरियो क्या रहता है आपको पता है, पेपर देना, नई परियोजना। अब कंपनी नवरत्न स्टेटस पर भी है, 1000 करोड़ तक का खुद का डिसीजन ले सकती है और काफी सारी एडवांटेज भी हैं जो अभी यहाँ पर आगे दुबे जी ने जो कहा है वो मैंने शेयर किया हुआ, जिससे काफी चीजें क्लैरिटी से पता चलती हैं। अगले 4 से 5 वर्षों में पूरा हो जाएंगे और इन परियोजना में नई रेलवे लाइनें बिछाना भी है, पुनः विकास करना भी है, फ्लाईओवर भी है और अंडरपास का निर्माण करना भी शामिल है। और 31 मार्च तक तो 1400 कोच पूरे होने की उम्मीद भी बताई गई है और 25-26 में 2000 नए टर्नल कोच का लक्ष्य है और 1000 नए फ्लाईओवर को मंजूरी भी दे दी गई है। तो पतंजलि फूड ने अपने पहले बोनस शेयर जारी करने की रिकॉर्ड तिथि की घोषणा की है। बोनस शेयर जारी करने की रिकॉर्ड डेट 11 सितंबर बताई जाए और इसी के साथ कंपनी ₹2 प्रति शेयर का डिविडेंड भी देगी, जिसकी रिकॉर्ड डेट 3 सितंबर को बताई जा रही है। सो पतंजलि फूड्स ने सेबी यहाँ पर 2015 के विनियम 42 के अनुसार कंपनी ने बोनस इक्विटी शेयर प्राप्त करने के लिए पात्र सदस्यों के निर्धारण के उद्देश्य से गुरुवार यानी कि 11 सितंबर 2025 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है और 17 जुलाई को बाबा रामदेव के नेतृत्व वाली कंपनी 2.1 बोनस के अनुपात शेयर जारी करने की घोषणा की और एक्सचेंज फाइलिंग में भी बताया कि शेयर धारकों को प्रत्येक शेयर के बदले 2 बोनस शेयर प्राप्त करने के पात्र होंगे। हालांकि रिकॉर्ड डेट अभी तक निर्दिष्ट नहीं की गई, लेकिन यहाँ पर 11 सितंबर की बात फिर यहाँ पर कही जा रही है।